हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। नो टेंशन, नो पंगा, नो लड़ाई, सिर्फ पढ़ाई अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 12.2 कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट 5 क्वेश्चन देखे थे। आज हम 6 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन देखेंगे। और फ्रेंड्स, सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से हर क्वेश्चन की क्या क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहती है, मैं आपसे वो भी ज़रूर शेयर करूँगी। और वीडियो के एंड में आपके साथ मोटिवेशनल कोड भी ज़रूर शेयर करूँगी। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। कोई हमारे पास सर्कल की कॉर्ड है जो कि सेंटर में 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है। गाइस, जब भी हमारी कॉर्ड सेंटर के साथ 60 डिग्री का एंगल सबटेंड करेगी, तब आपको इतना रफ आइडिया होना चाहिए, रफ नहीं, ये एकदम आपको एग्जैक्ट आइडिया ही होना चाहिए कि इस टाइप से जो कॉर्ड अगर 60 डिग्री का एंगल सबटेंड करेगी तो वो वाला एंगल हमेशा हमारा होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्योंकि अगर ये एंगल 60 है तो ये दोनों भी 60 हो जाएंगे। बिकॉज अगर हम देखें तो ये रेडियस है एंड एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये साइड्स इक्वल होंगे बीइंग रेडियस, और ये एंगल फिर आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो अगर हम इसको x सपोज करेंगे, ये भी x हो जाएगा। 2x + 60 = 180, 180 डिग्री माइनस 60 इज 120, और 2x = 120 हो जाएगा। देन x = 120/2, 60 आ जाएंगे। तो ऐसे ट्रायंगल जिनके सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं, दैट इज अवर इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आगे इन्होंने बोल रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ सर्कल। हमने इस सर्कल के मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट का एरियाज फाइंड करना है। फ्रेंड्स, हमारा माइनर सेगमेंट कौन सा है? ये वाला जो कॉर्ड है, सर्कल जो कॉर्ड है, जब वो सर्कल के सर्कमफेरेंस पे किसी 2 पॉइंट्स पे कट करती है तो वो सर्कल को 2 पोर्शंस में डिवाइड कर देती है। जैसे हमारा ये सर्कल है, कॉर्ड है इस टाइप से, ये सर्कल को इसने जब 2 पॉइंट्स पे कट किया इसकी बाउंड्री पे, तो इसने सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एक अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट। लोअर पार्ट छोटे वाला है तो इसको हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट, और ये जो अपर पार्ट है ये बड़े वाला है, इसको हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट। तो फ्रेंड्स, हमने इसी का ही एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारा माइनर सेगमेंट का एरिया कितना आएगा। बिकॉज हम पूरे सर्कल का एरिया निकाल करके अगर उसमें से माइनर का कैंसिल कर दे तो हमारे पास मेजर सेगमेंट का आ जाएगा। तो इस करके सबसे पहले हमें माइनर सेगमेंट का फाइंड करना ज़रूरी है मेजर को फाइंड करने के लिए। तो हम देख लेते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर। सबसे पहले हम करेंगे माइनर के लिए, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल्स टू, अब माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे आएगा? एरिया ऑफ सेक्टर, ये जो पूरा का पूरा, लेट इट बी ओ सेंटर एंड लेट इट बी ए बी इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। देन एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे आएगा? एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी विद आर्क ए बी के आर्क की हेल्प से जो हमारा ए ओ बी सेक्टर बन रहा है, कौन सा सेक्टर है? ये माइनर सेक्टर है। तो माइनर सेक्टर में से अगर हम ट्राइंगल का एरिया निकाल करके सब ट्रैक कर दे तो हमारे पास एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ जाएगा। तो गाइस, हम करके देख लेते हैं। तो ये कैसे हो जाएगा? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ए ओ बी विद आर्क ए बी माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, और हमारा ट्रायंगल कैसे? इक्विलेटरल ट्रायंगल। और फ्रेंड्स, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमेशा फॉर्मूला रहता है हमारे पास √3/4a²। दिस इज द एरिया ऑफ, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो माइनर सेक्टर का एरिया हमारे पास हो जाएगा θ/360 πr², θ/360 डायरेक्ट लिख लेते हैं। θ = 60/360 इंटू, हमें क्वेश्चन में दे रखे कि आपने पाई की वैल्यू 3.14 ही लेनी है, तो दिस इज 314/100 लिख सकते हैं इसको, इंटू r²। r की वैल्यू हमारे पास है, रेडियस की वैल्यू है 15, सो दिस इज 15 एंड दिस इज ऑल्सो 15 × 15 माइनस, अब फ्रेंड्स हमने ये बोला है कि ये ट्राइंगल हमारा इक्विलेटरल है,
तो ये अगर ये 15 है, ये भी 15 है, तो ये भी ऑब्वियसली, ये वाली साइड भी ऑब्वियसली हमारे पास 15 हो जाएगी। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, √3/4 इंटू 15 का स्क्वायर। तो दिस इज √3/4 इंटू 15 इंटू 15। अब हम इक्वेशन में ये भी बोल रखा है कि आपने √3 की वैल्यू लेंगे 1.73, तो हम √3 की जगह 173/100 लिख सकते हैं ऐसे। फाइन। अब हम इनको सॉल्व करके देखेंगे। 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। यहाँ पर 6 है हमारे पास रिमाइंडर में, तो सॉरी डिनोमिनेटर में। 2 3 जा 6 या 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब यहाँ पे हमारे पास 2 है, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इज 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर, 2 5 जा 10, अगेन 1 रिमाइंडर, 2 7 जा 14। फाइन। अब गाइस हमारे पास अभी 5 के टेबल से कैंसिल आउट हो सकते हैं, बट अगर रिमाइंडर में हमारे पास 2 ज़ीरोज़ है। फ्रेंड्स, रिमाइंडर में अगर ज़ीरोज़ रहती हैं हमारे पास, अगर हम इसे 5 से कैंसिल आउट कर दें तो नीचे हमारे पास शायद 2 आ जाए। फाइन। तो हमें फिर क्या होता है कि हमें ऊपर का पहले मल्टीप्लाई करना पड़ता है, नीचे वाले से फिर डिवाइड करना पड़ता है, उससे थोड़ी कैलकुलेशंस हमारी थोड़ी लेंथी हो जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, सिर्फ ये जो न्यूमरेटर्स में हैं हम इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और 2 डिजिट्स छोड़ करके डेसिमल पॉइंट लगा लेंगे। फिर हमें डिनोमिनेटर से अलग से डिवाइड करने की उसके लिए ज़रूरत नहीं रहती है। तो 15 इंटू 5 इज़ 75। तो 157 को 75 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 28, 5 1 जा 5 6 7, 7 7 जा 49, 4 7 5 जा 35 प्लस 4 39, 7 1 जा 7 10। दिस इज 117.75 माइनस। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये जो 15 इंटू 15 है, ये तो हमारे पास 225 बन जाएगा, बिकॉज 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो 173 इंटू 225। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 5 3 जा 15, 7 5 जा 35 प्लस 1 इज 36, 6 3, 5 1 जा 5 6 7 8। अब 3 2 जा 6, 2 7 जा 14, 1 2 जा 2 प्लस 1 इज 3, 3 2 जा 6 और 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 प्लस 1 इज 3। ये हमारे पास आ गया है 38925। अब हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 38925 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 9 जा 36, 2 रिमाइंडर, 4 7 जा 28, 4 3 जा 12 और 4 1 जा 4 0.4, ये 5 आया यहाँ पे, 4 1 जा 4 1 और ऐसे हो जाएगा। 5 माइनस 4 इज़ 1। यहाँ पे कर देते हैं, वीडियो में आपको दिख भी ना होगा। सो अब यहाँ पे हमने डेसिमल लगाया, तो यहाँ पे 0, 4 2 जा 8 और 2 रिमाइंडर, 4 5 जा 20। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास आ गया हमारा क्वेश्चन। बट अभी हमारे पास नीचे 2 ज़ीरोज़ है, तो अब हम डेसिमल को हमें यहाँ पर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास आ गया 97.3125। फाइन। अब इन दोनों को हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। इसके हमें रिक्वायरमेंट नहीं है अब। सो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। दिस इज 20.4375। तो फ्रेंड्स, हमारे पास एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ गया 20.4375 और यूनिट्स हमारी सेंटीमीटर्स में, तो दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब फ्रेंड्स हम अपना मेजर सेगमेंट का एरिया देखेंगे, तो ये जो माइनर सेगमेंट का एरिया आया है, मतलब ये तो हमारे पास एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन आया। अब मेजर सेगमेंट क्या है, जो शेडेड रीजन को छोड़ करके जो भी सर्कल बच रहा है हमारा, दैट इज अवर मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट हमारा होगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो फ्रेंड्स हमारे पास सर्कल का एरिया क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू इन्होंने बोल रखा है कि आपने 3.14 ही लेनी है, तो दैट मीन्स 314/100 लिख सकते हैं हम उसको, आर स्क्वायर 15 इंटू 15। अब देखते हैं कैंसिल ये किस तरह से होगा, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 और 0। अब फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 314 है, तो ये अगर हम इसको 2 के टेबल से कैंसिल आउट करें तो हो जाएगा ये, अगर हम इस 20 को 2 इंटू 10 लिख दें। गाइस अगर हम इसको 5 से करें कैंसिल आउट, तो 5 3 ज़ा 15 और 5 4 ज़ा 20 ऑब्वियसली हो जाएगा, बट ये जो 314 है ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, बिकॉज 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, अगर लास्ट के 2 नंबर्स 4 के टेबल में आ रहे हैं तो वो नंबर 4 से डिवाइड होता है। बट अगर हम इसको 4 कर देंगे और 5 3 ज़ा 15, हमारे पास रिमाइंडर फिर 2 रह जाएगा। फाइन, तो फिर हमें थोड़ा सा हमारे को कैलकुलेशंस करनी डिफ़िकल्ट हो जाएंगी। दिस इज़ 2 इंटू 10। फाइन, ये हमने 5 3 ज़ा 15 और 5 2 ज़ा 10 और 0 20 निकाला था हमने अपना डिनोमिनेटर, तो उस 20 को हम स्प्लिट करके 2 इंटू 10 भी लिख सकते हैं। और अभी जो 314 है इसको डायरेक्ट हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं आराम से। 2 1 ज़ा 2, 1 रिमाइंडर, 2 5 ज़ा 10, 1 रिमाइंडर, 2 7 ज़ा 40। तो 157 इंटू 45/10, 157 इंटू 15 3 ज़ा 45, 5 7 ज़ा 35, 5 5 ज़ा 25 प्लस 3 इज़ 28, 5 1 ज़ा 5 प्लस 2 इज़ 7, 4 7 ज़ा 28, 8 और 2, 4 5 ज़ा 20, 21, 22, 4 1 ज़ा 4, 5 6। दिस इज 7065। और फ्रेंड्स अब हमारे पास अपॉन में 10 था, तो 706.5, 706.5 माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमारे पास था 20.4375। दिस इज 20.4375। सारे स्टेप्स में लिखेंगे हम। सेवन 706.5 20.4375। Ten minus 5 is 5, 9 minus 7 is 2, 9 minus 3 is 6 and 0, और this is 6 minus 0 is 6, 10 minus 2 is 8, 7 को बनाएंगे 6, this is 686.0625। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास आ गया 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो गाइज दिस इज द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। फाइनली दिस इज अवर आंसर। नाउ फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 7th। सो हमारे पास 7th क्वेश्चन है, अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल 120 डिग्री एट द सेंटर। हमारे पास इस केस में जो कॉर्ड है सर्कल की वो सेंटर में 120 डिग्री का एंगल बना रही है। फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ सर्कल। अब हमने क्या करना है, जो भी हमारा सेगमेंट बनेगा उसका हमने एरिया फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स जो कॉर्ड से हमारा सेगमेंट बनेगा उसका एरिया फाइंड करना है हमने। तो जैसे ये हमारे पास सर्कल है, हमें सर्कल का जो रेडियस है वो दे रखा है 12 सेंटीमीटर्स, और जैसे कि कोई कॉर्ड है इस टाइप से, वो सेंटर पे 120 डिग्री का एंगल बना दे रही है, तो ये 12 होगा और ये वाला भी हमारे पास 12 हो जाएगा रेडियस। तो हमने क्या करना है, इस सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। अब फ्रेंड्स इस सेगमेंट का एरिया कैसे आएगा, अगर हम एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लेट इट बी OAB।
अगर हम ओ ए बी का एरिया निकाल करके ओ ए बी जो हमारे पास सेक्टर बन रहा है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास ये एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आ जाएगा विच इज़ द एरिया ऑफ द सेगमेंट रिक्वायर्ड सेगमेंट। तो सबसे पहले तो हमने इस एरिया ऑफ ट्राइंगल अपने इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो फ्रेंड्स अब इस केस में एरिया निकालना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैं जो आपको जो वे बता रही हूँ आपने उसी से ही अपना एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हमें इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। अगर हम ओ से कुछ परपेंडिकुलर ड्रॉ करवाएंगे ए बी पे, अगर हम ओ से दैट विच इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, अगर हम ए बी कॉर्ड पे कुछ परपेंडिकुलर ड्रॉ करवाए तो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है ये कि ये जो हमारी जो ये लाइन होती है दैट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस, फाइन। तो ये वाला एंगल तो हमारा हो जाएगा 90 के हो जाएंगे। और फ्रेंड्स ये हमारा पूरा का पूरा 120 है। तो ये वाली जो लाइन होगी ना, ये जो कॉर्ड से सेंटर पे जो एंगल बन रहा है इस एंगल को भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। तो ये जो पूरा 120 डिग्री का एंगल है ये 60 और 60 में डिवाइड हो जाएगा। तो और ये जो दोनों एंगल्स हैं फ्रेंड्स ये हमारे एकदम जिसे क्या कहते हैं इसे कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे होंगे कॉन्ग्रुएंट? बिकॉज दो एंगल सेम है और एक साइड सेम है, तो बाय ए से क्राइटेरिया ये एंगल्स हमारे आ जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। वो इतना करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हम इस केस में इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, इसका एल्टीट्यूड चाहिए और इसका बेस भी चाहिए, बिकॉज एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब इस ट्राइंगल के लिए हमने ये चीज़ और ये पूरी की पूरी हमने फाइंड आउट करनी है। तो सपोज़ ये वाला जो पॉइंट है हमारा ये है हमारा ओ एम, फाइन। सपोज ये जो हमारी लाइन है दिस इज ओ एम वेयर एम इज बाइसेक्टिंग द लाइन ए बी इन 2 इक्वल पार्ट्स। तो फ्रेंड्स अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, अब हमारे पास यहाँ पे एंगल है और ये ट्राइंगल कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हम इस केस में ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं इस ट्राइंगल को छोटा सा यहाँ पर बनाऊँ इस तरह से, तो ये मेरे पास है ए एम ओ और ये वाला एंगल है हमारे पास 60 डिग्री और ये चीज़ हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर्स। हमने फाइंड क्या करनी है, ये वाली चीज़ फाइंड आउट करनी है और ये वाली चीज़ भी हमने फाइंड आउट करनी है, फाइन। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारी ओ एम क्या आएगी। इन ट्राइंगल ओ एम ए हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास थीटा है, थीटा के सामने वाला इज ऑलवेज परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सामने वाला इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूज और जो साइड बची वो हमारी हो जाएगी बेस। हमने फाइंड करना है इस केस में, पहले हम फाइंड कर ले रहे हैं अपना ओ एम। तो फ्रेंड्स हमारे पास ये तो हमारे पास थीटा है, तो ये चीज़ हमारे पास ए एम विल बी परपेंडिकुलर और ये हमारे पास अगर हाइपोटेन्यूज है तो ये हमारे पास बेस हो जाएगा। हमें तो फाइंड करना है ओ एम विच इज़ बेस और गिवन है हमें हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन सी वाली रेशो होती है, वो कॉस थीटा की रेशो होती है। सो दैट मीन्स हमारे पास कॉस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ओ एम अपॉन ओ ए। तो ओ एम हमने फाइंड करना है, कॉस 60 की वैल्यू इज 1/2 इज इक्वल्स टू ओ एम अपॉन ओ ए है हमारे पास और ओ ए इधर डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ओ ए की ओरिजिनल वैल्यू इज 12 सेंटीमीटर्स। तो फ्रेंड्स कैंसिल आउट हो गया, दिस इज आर 6 सेंटीमीटर्स। तो हमारे पास अपने ट्राइंगल का एल्टीट्यूड आ गया विच इज़ 6 सेंटीमीटर्स, फाइन। अब हमने क्या करना है, ए एम फाइंड करना है और फ्रेंड्स हमें इस ट्राइंगल का पूरा एरिया फाइंड करने के लिए इस ए बी की रिक्वायरमेंट है। तो हमें पता है कि जो ये वाली जो लाइन होती है ये इस पूरी लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, जो परपेंडिकुलर होती है दैट डिवाइड्स द कॉर्ड्स इन 2 इक्वल पार्ट्स। तो जो इसकी लेंथ होगी सिमिलरली वही इसकी लेंथ होगी, तो जो भी हमारे पास ए एम की लेंथ आएगी उसका ट्वाइस कर देंगे तो वो ए बी की लेंथ बन जाएगी हमारी। तो ये तो आ गया हमारे पास ओ एम। नाउ वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए एम। अगेन हम यही ट्राइंगल लेंगे अपना, इन ट्राइंगल ओ एम ए हमारे पास। अब इस केस में हमने फाइंड करना है परपेंडिकुलर, जो कि थीटा की सामने वाली साइड है एंड थीटा के सामने वाली हमेशा परपेंडिकुलर होती है। सो ए एम अपॉन ओ ए इज इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री। इस केस में हम साइन का यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स साइन 60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2। फाइंड आउट करना है हमने ए एम, ओ ए इधर डिवाइड में तो इधर आकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ओ ए की ओरिजिनल वैल्यू इज 12, दिस इज 6√3 ए एम। नाउ ए बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए एम
सो ए बी आ जाएगा हमारे पास 12√3 बिकॉज इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। अब फ्रेंड्स हमको चाहिए ये एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन विच इज़ द एरिया ऑफ द सेगमेंट। तो इसका कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए बी विद आर्क ए बी सब्ट्रैक्टेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। तो इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आ जाएगा हमारे पास। तो वो हम देख लेते हैं। एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी विद आर्क विद ए बी, आर्क का साइन लगा देंगे ऊपर, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला इज थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू इज़ 120। अब इस केस में हम 60 नहीं लेंगे गाइस, पूरा का पूरा 120 लेंगे बिकॉज हमने ये पूरे के पूरे रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है इस केस में। सो दिस इज़ 120 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में मेंशन है, हमने 3.14 ही लेनी है। सो दिस इज़ 314 अपॉन 100 लिख सकते हैं आर स्क्वायर विच इज़ 12 इंटू 12 माइनस एरिया ऑफ ओ ए बी दैट मीन्स हाफ इंटू बेस की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12, √3 की वैल्यू है हमारे पास 314 अपॉन 100 इंटू हाइट की वैल्यू हमने निकाली थी 6। फाइन, हाइट की वैल्यू हमने निकाली थी 6। तो अब हम इन्हें कैलकुलेट करेंगे। ये तो ऐसे ही सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और 12 1 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36 और ये अब हमारा जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। फाइन। और फ्रेंड्स ये हमारा ये हाफ और ये कैंसिल आउट हो जाएगा ऐसे। अब ऊपर हमारे पास है 314 अपॉन 100 इंटू 4 इंटू 12 और नीचे हमारे पास है 314 इंटू 6 इंटू 6। फ्रेंड्स अब हम दोनों के केस में अगर हम देखें तो ये चीज़ हमारे पास कॉमन आ जाएगी। फाइन, इनको हम कॉमन लेकर के देखते हैं तो हमारी कैलकुलेशंस थोड़ी इजी हो जाएंगी। सो दिस इज़ 12 इंटू 4 इज़ 48 माइनस 6 इंटू 6 इज़ 36। सो ये हमारे पास हो जाएगा 314 अपॉन 100 इंटू 12। अब इनको दोनों को मल्टीप्लाई अगर हम करके देखें तो हमारे पास क्या आता है, या तो एक बार एक टैली भी कर लेते हैं। पाई आर स्क्वायर और हमारे पास यहाँ पर √3 भी था, 12√3। तो फ्रेंड्स यहाँ पे √3 की वैल्यू भी हमने पुट करनी होगी विच इज़ गिवन टू बी 1.73। फाइन, हमें यहाँ पर 12√3 था ना, यहाँ पर √3 लेना हमारा स्किप हो गया था। तो यहाँ पर हमने 12√3 हमने इसकी वैल्यू हमने आगे लिख दी 1/2 इंटू बेस हमारा आया था 12√3 इंटू दिस इज़ 3.14 हाफ इंटू ये वैल्यू नहीं लेनी थी हमने, इसमें 1.73 ही लेना था बिकॉज हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड और एल्टीट्यूड हमारे पास था 6। 3.14 इस साइड में नहीं आएगा। अब इनको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 12 4 ज़ा 48 इंटू 314। सो 12 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 48 मल्टीप्लाई बाय 314 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, दिस इज समथिंग 15072। दिस इज 15072 था और अपॉन में 100 माइनस 6 6 ज़ा 36 इंटू इसको भी हम अपॉन 100 ऐसे लिख सकते हैं। इस केस में 6 इंटू 6 इज़ 36 इंटू 173। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6228। तो फ्रेंड्स अपॉन 100 में तो दिस इज 62.28। अगर अब इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 150.72 इंटू 62.28, अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो
दिस इज 8.44 centimeters square, and this is our answer. Now friends, let's start with the question number 8. So हमारे पास 8th question है, a horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of 5 meter long rope. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई हमारे पास फील्ड है जिसमें किसी हॉर्स को, और जो फील्ड है हमारे पास वो टोटली स्क्वायर शेप में है, तो उसकी साइड्स दे रखी है हमें 15, 15, 15, 15 सारी 15 मीटर्स है, और किसी इस फील्ड के कॉर्नर में किसी हॉर्स को बांध रखा है जिसकी रोप की लेंथ है हमारी 5 मीटर्स की। इस तरह से कोई रोप की लेंथ है 5 मीटर्स की, सपोज यहाँ तक वो 5 मीटर की रोप की लेंथ बन रही है। तो हमने बताना क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। तो फ्रेंड्स हमने बताना है कि वो इस रोप में टाइड है, तो वो उस रोप की हेल्प से सिर्फ वो उस रोप से निकल नहीं सकता, उस रोप से वो छूट नहीं सकता, और वो इस रोप की हेल्प से रोप के अंडर वो जब भी है तो वो उस टाइम पे वो कितना उस फील्ड का एरिया ग्रेज कर सकता है। तो फ्रेंड्स ये जो 5 मीटर है, अगर हम देखें तो जो हमारा जो ये हॉर्स है ये सिर्फ 5 मीटर्स का डिस्टेंस ही कवर कर पाएगा हर एक वर्टिकल लाइन से या हर एक पार्ट से। तो अगर हम देखें ये भी 5 यहाँ तक भी, फिर वो 5 जाता रहेगा इस तरह से, 5 यहाँ पे भी सिर्फ वो 5 मीटर्स तक ही दूरी पे जा पाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास इस तरह से कुछ क्वाड्रेंट बन जाएगा। क्वाड्रेंट क्या होता है, सर्कल का 1/4 पार्ट। तो ये जो क्वाड्रेंट है हमने इसी का ही एरिया फाइंड करना है, क्योंकि जो हमारा हॉर्स है वो सिर्फ इतने पार्ट में ही ग्रेस कर पाएगा, इसके अलावा वो नहीं जा पाएगा इसके आउटर साइड पे, बिकॉज वो रोप से टाइट है। तो फ्रेंड्स हम इसका एरिया निकाल लेंगे, बहुत ईजी है निकालना इसका एरिया। इट इज़ अ क्वाड्रेंट, तो इसका एरिया भी वैसे ही निकालते हैं जैसे एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं, θ/360 πr² की फॉर्मूले से। सो थीटा इस केस में हमने निकालना है, फर्स्ट पार्ट इसका हम करेंगे एरिया ऑफ दैट पार्ट इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। सो एरिया, रिक्वायर्ड एरिया हमारा आ जाएगा इज इक्वल्स टू θ/360 πr² वाला फॉर्मूला लगा देंगे। थीटा की वैल्यू हमारे पास फ्रेंड्स 90/360 इज इंटू पाई की वैल्यू है हमारे पास 314, दैट इज 314/100 r²। आर की वैल्यू हमारे पास 5 × 5, बिकॉज ये जो हमारे पास क्वाड्रेंट बन रहा है तो ये उसका कुछ रेडियस हो जाएगा ना, तभी तो। अगर आप इसे वैसे अगर इमेजिन करो, इसको ऐसे कंप्लीट करो, तो ये तो ऐसे रेडियस है और ये पूरा का पूरा ऐसे डायमीटर बन जाएगा। इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, ये जस्ट ऐसे सिंपल इमेजिनेशन के लिए, ताकि आप पता लगा पाओ कि प्रॉपर हमारा किसी सर्कल का रेडियस बन रहा है। तो अब हम इसे फ्रेंड्स कैलकुलेट करेंगे। दिस इज़, ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, और ये 9 × 1 = 9, 9 × 4 = 36, और फ्रेंड्स हमारे पास ये 5 × 5 हमारे पास हो जाता है 25, और 25 के टेबल में 4 × 100 आता है, तो हम इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये हमारा 5 × 5 पूरा 25 ही हो जाएगा, 25 × 1 = 25, 25 4 × 100। अब ये 2 के टेबल से जाएगा, 4 और 314, 2 2 = 4। ये 4 से कैंसिल आउट क्यों नहीं होगा, बिकॉज फ्रेंड्स 4 का हमारा डिविजिबिलिटी रूल होता है कि अगर वो जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं अगर वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो जो पर्टिकुलर नंबर है वो भी 4 से डिवाइड होगा। बट इस केस में ये 14 है, 4 के टेबल में तो 14 आता ही नहीं, दैट मीन्स 14 विल नॉट बी डिविजिबल बाय 4। तो 2 4 = 8 and 2 1 = 2, remainder 1, 2 5 = 10, again remainder 1, 2 7 = 14. So this is 157/8 मीटर स्क्वायर। अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो इसको डिवाइड करके भी देख लेते हैं। 8 1 = 8, रिमाइंडर इज 7, 8 9 = 72, रिमाइंडर इज 5, पॉइंट लग जाएगा। 8 7 = 56 होता है, 8 6 = 48, हमारे पास रिमाइंडर आ गया 2, अगेन 0, 8 2 = 16, रिमाइंडर 4, अगेन 0, 8 5 = 40। सो दिस इज 19.625 19.625 मीटर स्क्वायर। फाइन। अब हमें सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप फॉर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर्स।
अब इस केस में क्या कह रहे हैं, ये पूरा का पूरा तो हमारा 15 था स्क्वायर की लेंथ। तो फ्रेंड्स अब हमें बोल रहे हैं कि अगर ये जो रोप है ये 5 की बजाय 10 मीटर लॉन्ग होती तो हमारा वो कितना एरिया था जिसमें जो हमारा हॉर्स है वो ग्रेस कर पाता। तो सपोज ये 5 है, इतना और आगे ले लेते हैं, ये 5। तो अब उसका जो एरिया है वो इतना बढ़ गया है। हमने ये जो बढ़ा हुआ एरिया है ना, जितना इंक्रीज हुआ है यहाँ से यहाँ तक का, हमने ये वाला पार्ट निकालना है इस केस में। अब ये कैसे आएगा, अगर मैं ये जो पूरा वाला मेरे पास जो सेक्टर बन रहा है इसमें से ये जो मैं स्मॉलर वाला सेक्टर फाइंड आउट सब्ट्रैक्ट कर दूँ, जो कि हमने जिसका एरिया हमने अभी अभी फाइंड आउट किया है, तो मेरे पास जो एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन आ जाएगा विच इज़ द रिक्वायर्ड एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू, इस केस में हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल्स टू थीटा, अगेन यही रहेगा हमारे पास 1/4, बिकॉज ये थीटा अपॉन 360 फ्रेंड्स इस केस में 90/360 है ना, तो 9 × 9 9 4 36, तो मैंने डायरेक्टली 1/4 लिख दिया है। पाई की वैल्यू है हमारे पास 314/100, 314/100 इंटू r²। r इनकी वैल्यूज तो हमारी इंक्रीज हो गई हैं, रेडियस की 5 से 10 हो गया, माइनस दिस 19.625 मीटर स्क्वायर नहीं लगाते अभी। तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 से 0। अब 2 2 सा 4, 2 1 सा 2, 1 रिमाइंडर, 2 5 सा 10, 1 रिमाइंडर, 2 7 सा 14। सो दिस इज 157/2 माइनस 19.625। तो फ्रेंड्स अब अगेन इसको 2 से मेरे को करना पड़ेगा, तो ये 2 7 सा 14 हो जाएगा, 1 रिमाइंडर, 2 8 सा 16, 1 रिमाइंडर, 2 5 सा 10 माइनस 19.625। अब इन्हें सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। 78.5 19.625 58.875 आ रहा है। तो फ्रेंड्स हमारा इस केस में रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। दिस इज अवर आंसर। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 9th। सो हमारे पास 9th क्वेश्चन है, अ ब्रोच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 millimeters. The wire is also used in making 5 diameters which divides the circle into 10 equal sectors. हमारे पास कोई ब्रोच है जो कि किसी सिल्वर वायर से बन रखा है, और जो ब्रोच है हमारा वो सर्कुलर शेप में है, और वो कुछ इस तरह से है कि कुछ उसमें सर्कल है, ऐसा उसका एक सर्कमफेरेंस आ गया, प्लस उसमें अंदर 5 डायमीटर्स है। फाइन, अंदर हमारे पास 5 डायमीटर्स है। तो हमने क्या बताना है, और ये जो हमारे पास ये जो 5 डायमीटर्स है ना, ये सर्कल को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ज़्यादा बन गए मुझसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 से एक्स्ट्रा बन गए, तो एक को हम इरेज कर देते हैं। तो ये हमारे पास 10 हो गए। ये सारे के सारे इक्वल सेक्शंस हैं इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, और ये हमारे पूरे के पूरे सर्कल को 10 इक्वल सेक्शंस में डिवाइड कर रहे हैं। तो हमने बताना क्या है, द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले तो इस ब्रोच को बनाने के लिए हमें कितने सिल्वर वायर चाहिए, कितने चाहिए गाइस? एक तो ये पूरा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल प्लस 5 डायमीटर्स ऑफ द सिल्वर वायर, 5 डायमीटर्स ऑफ द सर्कल, वो इस पूरी की पूरी अंदर की जो लाइनिंग्स लग रखी हैं इस तरह से, वो अंदर की लाइनिंग्स लगाने के लिए हमें और एक्स्ट्रा सिल्वर वायर की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना है। तो हम अपना फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, टोटल लेंथ रिक्वायर्ड लिख देते हैं, कितनी हो जाएगी वो, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल विच इज़ 2 पाई r, 2 × 22/7 ×
r is the radius which is 35/2 बिकॉज गाइज ये जो 35 मिलीमीटर्स है ये तो है हमारे पास डायामीटर फाइन, और हमें तो चाहिए रेडियस, तो हम इसको अपॉन 2 कर देंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, प्लस कितने डायामीटर्स अंदर और यूज़ हो रखे हैं इसके 5 डायामीटर्स ये लाइन लगाने के लिए। सो दिस इज 5 × 35 फाइन। अब 7 1 सा 7 7 5 सा 35 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया एक दूसरे से। 22 × 5 इज 110 प्लस 5 5 सा 35 5 3 कैरी 15 18 185। सो दिस इज 5 295 मीटर्स। 35 × 5 175 आना है यहाँ पे। सो दिस इज 285 मिलीमीटर्स। सो हमें टोटल कितनी लेंथ चाहिए अपनी वायर की, सिल्वर लाइनिंग की? टोटल लेंथ रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू 285 मिलीमीटर्स टू मेक दैट ब्रोच। अब आगे हमें बोल क्या रखा है फाइंड आउट करने के लिए सेकंड पार्ट में, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच। अब फ्रेंड्स ये टोटल 5 सेक्टर्स बन रहे थे, तो हमने अब ये सारे के सारे इक्वल सेक्टर्स हैं, तो हम किसी एक सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। ये सारे के सारे फ्रेंड्स इक्वल सेक्टर्स हैं, हमें पहले ही बोल रखा है कि जो ये 10 सेक्टर्स हैं ना वो इक्वल हैं, तो हम किसी एक का फाइंड आउट कर लेंगे। बट फ्रेंड्स हमें सेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए एंगल चाहिए होता है कि वो कितना एंगल बना रहा है सेक्टर हमारा। तो सबसे पहले तो हम एंगल फाइंड आउट करते हैं अपना। अब ये जो हमारे पूरे सर्कल को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, 10 इक्वल पार्ट्स में, तो मतलब 10 एंगल्स बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब फ्रेंड्स हमारे पास ये इक्वल पार्ट्स हैं, तो मतलब हर एक एंगल भी इक्वल होगा एक दूसरे के। तो एक एंगल को हम सपोज कर लेंगे अगर x, तो लेट ईच एंगल ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू x डिग्री। तो टोटल हमारे सेंट्रल एंगल कितना बन जाएगा? टोटल सेंट्रल एंगल इज इक्वल्स टू 10x, बिकॉज हमारे पास ये 10 सेक्टर्स हैं हमारे पास इस तरह से, और हमें ये भी पता होता है कि जो टोटल सेंट्रल एंगल होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो फ्रेंड्स हमारे पास ये x की वैल्यू आ गई 36 डिग्री। तो मतलब ये जो एक सेक्टर है ना, ये जो सेंटर के साथ एंगल बना रहा है दैट इज 36। अब हमने क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ईच सेक्टर। ये आ गया हमारे पास 36/360 डिग्री इंटू पाई इज 22/7 r स्क्वायर, दैट मीन्स 35/2 इंटू 35/2। तो ये तो 1/10 आ गया। अब 5 2 ज़ा 10 5 7 ज़ा 35, अगेन ये कैंसिल आउट हो गया। 2 1 ज़ा 2 2 11 ज़ा 22। सो 11 इंटू 35/4 दिस इज 385 आ जाएगा ऊपर हमारे पास अपॉन 4 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। 4 9 ज़ा 36, 4 6 ज़ा 24, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20। दिस इज 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स दिस इज अवर फाइनल आंसर। नाउ फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 10th। सो हमारे पास 10th क्वेश्चन है, एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स विच इज इक्वली स्पेस्ड। कोई हमारे पास अम्ब्रेला है जिसके 8 रिब्स हैं इस तरह से, ये जो बीच में लाइंस होती है दीज आर नोन एज द रिब्स ऑफ अम्ब्रेला। तो ये वाली जो लाइंस होती हैं, और ये क्या कह रहे हैं कि दीज आर इक्वली स्पेस्ड, मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल रहेगा। दैट मीन्स अगर ये रिब है और ये रिब है तो ये वाला डिस्टेंस इक्वल होगा इस रिब का और इसके साथ इक्वल होगा, इसका इसके साथ, इसका सबका एक दूसरे के साथ इक्वल होगा। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल, हमने इस अम्ब्रेला को इस तरह से कोई फ्लैट सर्कल की तरह एज्यूम कर लेना है, और इसका रेडियस हमें दे रखा है 45 सेंटीमीटर्स के इक्वल। फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। हमने
इस रिब्स के बीच का एरिया फाइंड आउट करना है। कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव रिब्स के बीच का जो एरिया है वो फाइंड आउट करना है। और फ्रेंड्स जो हमारा एक का एरिया आएगा सभी का सेम ही होगा बिकॉज दे आर इक्वली स्पेस्ड। सो सबसे पहले इस एरिया को फाइंड करने के लिए दिस इज इन द शेप ऑफ अ सेक्टर। फ्रेंड्स इसका सेक्टर का सबसे पहले तो हमें एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब एंगल फाइंड आउट करने के लिए अगर हम देखें ध्यान से, अभी हमें क्वेश्चन में एक कंडीशन दे रखी है कि दे आर इक्वली स्पेस्ड। सो दैट मीन्स ये जो एंगल है सबके इक्वल होंगे एंगल। सो अगर हम एक एंगल को सपोज करते हैं, लेट बी एंगल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स इज इक्वल्स टू, अगर मैं एक एंगल को x डिग्री सपोज कर रही हूँ तो दिस इज x, दिस इज ऑल्सो x, ये भी 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 x, सारे के सारे x हो गए। तो टोटली हमारे पास कितने x आएंगे, 8x आ जाएंगे। और ये पूरा का पूरा वैसे सेंट्रल एंगल कितना होता है हमारे पास 360 डिग्री के इक्वल। तो फ्रेंड्स 8x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, दिस इज टोटल सेंट्रल एंगल। x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन 8 4 ज़ा 32 होता है, 4 रिमाइंडर 8 5 ज़ा 40, दिस इज x इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। अब फ्रेंड्स हमने एरिया फाइंड आउट करना है। सो एरिया ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा विच इज 45 अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू इज 22/7, r इज इक्वल्स टू हमारे पास 45 दे रखा है क्वेश्चन में का स्क्वायर। फाइन। सो फ्रेंड्स ये 360 इंटू 360 डिग्री है तो हम इसको 36 इंटू 10 भी लिख सकते हैं। अब ये 45 और 36 9 के टेबल में आता है दोनों के दोनों, 9 5 ज़ा 45, 9 4 ज़ा 36। अब हमारा ये जो 4 है 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 11 ज़ा 22। फाइन। अब फ्रेंड्स हमारे पास रिमाइंडर में ये 4 और 7 रह गया है और डिनोमिनेटर में हमारे पास न्यूमिनेटर में हमारे पास है 45 इंटू 45 इंटू 11 और डिनोमिनेटर में हमारे पास 7 इंटू 4 विच इज़ 28। तो ये थोड़ी लॉन्ग कैलकुलेशंस जाएंगी तो हम अपने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को एज इट इज़ ही रहने देंगे और आपकी बुक में भी ऐसी आंसर दे रखा है। तो जो इस तरह से लेंथी कैलकुलेशंस होती हैं आप पेपर में उनका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहने दें। तो फ्रेंड्स हमें अब ये जो 45 इंटू 45 है, 45 का स्क्वायर हमारे पास होता है 2025 अपॉन 28 और ऊपर हमारे पास 11 भी है। अब फ्रेंड्स हमारे पास कोई भी अगर नंबर 11 के साथ मल्टीप्लाई में हो तो हम उसे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने आपको पहले भी अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बता रखा है इसके बारे में। फर्स्ट नंबर जो हमारा राइट है उसको एज इट इज़ रहने देना है 5 प्लस, अब इसके बाद अगले नंबर के लिए इसको इन दोनों को ऐड करना है आपस में, दिस इज़ 7। अब इन दोनों को आपस में ऐड करना है, दिस इज़ 2। अब इन दोनों को आपस में ऐड करना है, दिस इज़ 2। और फिर ये जो आगे वाला नंबर है इसको एज इट इज़ रहने देना है। जो ये फर्स्ट और लास्ट नंबर होते हैं ना हमारे पास उनको एक एक बारी एज इट इज़ रहने देना है और ये जो 20 के नंबर्स है वो चेंज होते रहते हैं। अब फ्रेंड्स इसे अगर मान लो यहाँ पर हमारे पास होता कुछ, मान लो यहाँ पे 9 होता और इस तरह से 7 होता, तो इस केस में कैसे करेंगे, 7 प्लस पहले तो हम 7 को एज इट इज़ रहने देंगे, फिर 9 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 16, तो हम 6 लिखेंगे और जो 1 कैरी है फिर हमारे पास इन दोनों को ऐड कर दिया। अब जैसे ये हमारे पास बचा है तो ये 10 में हमारे पास प्लस 9 में हमारे पास वो +1 हो जाएगा और ये हमारे पास 10 हो जाएगा। अगर आपको ये कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप डायरेक्ट ऐसे ही 11 से मल्टीप्लाई कर लेना, आपका यही वाला आंसर आ जाएगा अपॉन में 28 और यूनिट्स है सेंटीमीटर्स, सो दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर। फ्रेंड्स दिस इज अवर आंसर। और फ्रेंड्स हमारे पास इस चैप्टर की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से रहेगी कि जो भी हमने अपनी इस वीडियो में क्वेश्चंस किए हैं वो सारे के सारे आपको 3 मार्क्स के तो आएंगे ही आएंगे और वो उससे ज़्यादा मार्क्स के भी आ सकते हैं। फाइन। तो ये हमारा चैप्टर ही टोटली बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको छोड़िएगा बिल्कुल भी मत और हर क्वेश्चंस को अच्छी तरह से 2 से 3 बार पक्का आप अच्छी तरह से इसको रिवाइज कीजिए। एंड नाउ आई एम गोइंग टू शेयर अवर मोटिवेशनल कोट विद यू। फ्रेंड्स आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, नथिंग इज ईजी और डिफ़िकल्ट, इट डिपेंड्स ऑन अवर लेजीनेस और हार्ड वर्क।
दैट मीन्स फ्रेंड्स, लाइफ में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि आपके डिफ़िकल्ट हो या आसान हो, ये हमारे हार्ड वर्क पे या लेजीनेस पे डिपेंड करती है। अगर हम अपनी किसी चीज़ के टुवर्ड्स अपनी लेजीनेस दिखाते हैं तो हमें वो चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट लगने लगती है, बट अगर आप उसी चीज़ को प्रॉपर हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन से कंप्लीट करो तो फ्रेंड्स आपके लिए वही चीज़ बहुत आसान हो जाती है। एंड फ्रेंड्स, होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियोस को लाइक करना, वीडियोस को आगे शेयर करना और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।